नमस्कार, सुप्रभात। मैं सतन कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल कोहरा बाजार। आज हम सभी लोग बेबी हलदार जी द्वारा लिखित आलो आधारी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, बेबी हलदार ने अपने जीवन में घटने वाली उन सभी समस्याओं का, विषम परिस्थितियों का बड़े मार्मिक ढंग से वर्णन करने का प्रयास करती है। साथ ही साथ मानव समाज या महिला समाज को एक प्रेरणा भी देने का प्रयास करती है कि किस तरह से जीवन में आए हुए जो विषम परिस्थितियां हैं और समस्याएं हैं, उन समस्याओं से हमें जूझना चाहिए और एक सकारात्मक सोच के माध्यम से, साहस, धैर्य, धीरज के माध्यम से ही अपने जीवन में आए हुए सभी विषम परिस्थितियों से हम बाहर निकल सकते हैं। इस तरह से इस पाठ के माध्यम से वो बताने का प्रयत्न करती है। इस तरह से हमें देखते हैं कि बेबी हलदार यहाँ पर रहती हैं। उस एरिया के बने हुए जो मकान होते हैं सब गैर कानूनी होते हैं। सरकार के द्वारा उस क्षेत्र में बने हुए सभी मकानों को गिराया जाता है, जिसमें बेबी हलदार की भी मकान गिरा दी जाती है। और इस तरह से बेबी हलदार की जो मकान गिर जाती है, ऐसे स्थिति में उनके सामान मकान में के क्वार्टर में से निकाल के बाहर रख दिए जाते हैं। बच्चे उनका इंतज़ार करते हैं, रो रहे हैं। और इस तरह से बेबी हलदार जैसे ही काम पर से वापस लौटती है, शाम का समय है, बच्चे उन्हें दूर से ही देखते हैं और इस तरह से रोने लगते हैं। बेबी हलदार भी अपने बच्चों की स्थिति को देखने के बाद उनके मन में भी अपने बच्चों के प्रति करुणा उत्पन्न होती है और इस तरह से वह भी अपने बच्चों को पकड़ के वहीं पर रोने लगती है। उसके बाद से क्या होता है, देखिए, मैं अपने काम पर जाती रही और साथ ही साथ घर ढूंढती रही। एक दिन काम पर से मैं लौट रही थी। एक दिन मैं काम पर से जब लौट रही थी तो देखा कि मेरे बच्चे रोते रोते दौड़ते चले आ रहे हैं। कि मैंने देखा कि मेरे बच्चे रोते रोते मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। फिर मेरे पास आओ और बोले, मम्मी मम्मी जल्दी चलो, हमारा घर उन्होंने तोड़ दिया है। और बच्चों ने कहा, मम्मी जल्दी घर चलो, हमारे घर को लोगों ने तोड़ दिया है। बच्चों की बात से मैं चौंक पड़ी। बच्चों की बातें सुनने के बाद मैं चौंक पड़ी कि यह क्या हो गया, यह क्या हो गया। मैंने कहा चल कर देखती हूँ। उसके बाद से मैं अपने घर के समीप पहुँचती हूँ तो देखती हूँ, वहाँ पहुँच कर देखा कि सचमुच में ही घर का सामान बाहर बिखरा पड़ा था। हमारे घर के सभी सामान बाहर निकाल दिए गए थे। वह सब देखकर मैं सिर पकड़ कर बैठ गई। यह सब स्थिति को देखने बाद मैं सिर पकड़ के बैठ गई और सोचने लगी कि बच्चों को लेकर अब मैं कहाँ जाऊँ और अब बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊँ। इतनी जल्दी दूसरा घर भी कहाँ मिलेगा, इतना जल्दी दूसरा घर भी हमें कहाँ मिलेगा। बच्चों को अपने पास बिठाए मैं रोने लगी। बच्चों को अपने पास बिठाकर मैं रोने लगी। उन्होंने सिर्फ मेरा ही घर नहीं तोड़ा था, उन्होंने सिर्फ मेरा ही घर नहीं तोड़ा था, आसपास जो और घर थे उन्हें भी तोड़ डाला था। और मेरा ही घर नहीं, मेरे आसपास जितने भी घर उस एरिया में आते थे उन सब घरों को उन लोगों ने तोड़ डाला था। लेकिन उन घरों में कोई न कोई मर्द बड़ा लड़का स्वामी जरूर था। लेकिन जो दूसरे घर थे उसमें कोई न कोई मर्द पुरुष अर्थात बड़ा लड़का अर्थात जिम्मेदार व्यक्ति जरूर थे। और इस तरह से जबकि मेरे यहाँ होते हुए भी कोई नहीं था, तो बेबी हलदार कहती, मेरे यहाँ होते हुए भी कोई नहीं था। इस बात से क्या संदेश देना चाहती है? इस बात से बेबी हलदार संदेश देना चाहती है कि उनके पति भी है लेकिन उनके साथ नहीं रहते। उनके दो भाई हैं जो उनसे कुछ ही दूर पर वह रहते हैं। उनको यह पता है कि इस एरिया के मकान अब गिराए जा रहे हैं और इसी एरिया में उनकी बहन भी रहती है। फिर भी वो अपनी बहन का हालचाल लेने के लिए, उनकी बहन किस अवस्था में है यह जानने के लिए वह किसी तरह की तत्परता नहीं दिखलाई। अर्थात वही वह कह रही हैं कि मेरे सब कुछ है फिर भी कोई नहीं है, इसलिए मेरा सामान अभी तक किसी तरह बिखरा पड़ा था।
जबकि दूसरे घरों के लोग अपना सामान एक जगह सहेज कर जबकि दूसरे घरों के लोग अपना सामान एक जगह सहेज कर नया घर खोजे निकल गए थे, नए नए घरों की खोजने के लिए निकल गए थे। हमें छोड़ वहाँ बस कुछ ही लोग और बचे थे। हमें छोड़कर बस कुछ ही लोग वहाँ और बचे थे। वे इसलिए रुक गए थे क्योंकि मेरे बच्चे से उन्हें मोह था। बहुत कम लोग वहाँ रुके थे और वह लोग इसलिए रुके थे क्योंकि उन्हें हमारे बच्चों से काफ़ी मोह था, लगाव था। इस तरह से मोह था कि घर की वैसी हालत में वे उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। घर की वैसी हालत में उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। मैं रो रहे थे और मुझे रोते देख मेरे बच्चे भी रोने लगे और इस तरह से मुझे रोते देखने के बाद मेरे बच्चे भी लगे रोने। ऐसे समय में मेरी मदद को सामने आने वाला अपना कोई नहीं था, अपना खास करके तो कोई नहीं था जो मेरी मदद कर सके। मेरे ही दो भाई रहते थे, मेरे ही पास में दो भाई रहते थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि मैं कहाँ रहती हूँ। उनको भी ये मालूम था कि मैं कहाँ इस समय रहती हूँ। उन्हें यह भी मालूम था कि वहाँ के सभी घर तोड़ दिए गए हैं और इस तरह से फिर भी वो मेरी खोज खबर लेने के लिए उत्सुक नहीं हुए, न ही मेरे वास्तविकता को जानने का प्रयास किए कि घरों के गिर जाने के बाद बेबी हल्ला किस अवस्था में होगी, अर्थात हमारी बहन किस अवस्था में होगी। कहती है पता नहीं मेरे भाग में और भी कितना कष्ट और कितना दुख भोगना लिखा है। और कहती है कि न जाने मेरे भाग में और कितना दुख और कितना कष्ट भोगने के लिए भी अभी बाकी है। वो दिन फिर कहीं घर खोजना खाजना तो नहीं हुआ क्योंकि रात हो चुकी थी, इसलिए घर खोजना रात को संभव नहीं था। रात 7-8 बजे भोला दा आया। भोला दा जो हमारे बगल में रहते थे, वह जात के मुस्लिम थे, लेकिन वह बड़े नेक दिल और अच्छे इंसान थे। उनकी हमारे बच्चों से काफ़ी पटती थी और इस तरह से वह हमारे बच्चों से काफ़ी लगाव रखते थे, हमारे बच्चे भी उनसे काफ़ी लगाव रखते थे। इसीलिए वो आए। उसका घर भी तोड़ दिया गया था, भोला दा का भी घर गिरा दिया गया था। वह हम लोगों की तरफ के रहने वाले थे, हमारे सभी दुखों में हमारा साथ देने वाले वह थे और इस तरह से आए, हमारे तरफ के रहने वाले थे। इसीलिए हमारे प्रति उनके अंदर अपनत्व की भावना थी। मेरे भाइयों मेरे बाबा को भी जानते थे, काफ़ी पहले से उनकी जान पहचान थी हमारे परिवार से। काफ़ी हमारे भाइयों को भी जानते थे, हमारे बाबा को भी जानते थे। मेरे बच्चे से उसका बहुत लगाव था। भोला दा ने कहा इस तरह बच्चों के साथ रात में अकेली कैसे रहोगी। उन्होंने कहा किस तरह से इन छोटे छोटे बच्चों के साथ रात में अकेली कैसे रहोगी। इतना कहकर वह वहीं पर हम लोगों के पास बैठ गया और इस तरह से कहते हुए कि तुम अकेली इन बच्चों के साथ इतनी रात में कैसे रहोगी, यह कहते हुए वह हमारे पास बैठ गए। उस हालत में क्या किसी को नींद आ सकती थी? उस हालत में क्या किसी को नींद आ सकती है कि खुला आसमान हो, कि आ सकती कि खुली गंदी जगह में हम सब ने ओस में वह रात किसी तरह काट ली, किसी तरह से सवेरे का इंतजार किए। और सवेरा जब हुआ, सवेरे भोलेदा ने कहा तुम जहाँ काम करती हो वहाँ के साहब से बात करके देखो ना। उन्होंने कहा कि जहाँ तुम काम करती हो वहाँ के साहब से बात करके देखो ना, हो सकता है वह तुम्हें अपने घर में शरण दे दे, अर्थात कोई न कोई बंदोबस्त कर दे तुम्हारे रहने के लिए। करके देखो ना। मैंने सोचा ठीक ही तो कह रहा है, तातुस ने तो पहले ही कहा था, तातुस पहले ही कहे थे कि रहने के लिए वह मुझे जगह भी दे सकते हैं, एक बार बात कर देख ही लूँ, एक बार बात करके मुझे देख ही लेना चाहिए था। मैंने उससे कहा भोला दा तुम भी एक बार चलकर उनसे बात कर लो ना। और इस तरह से बेबी हल्दार को इतना साहस नहीं हुआ वह तातुस के सामने बात करने के लिए जाए, इसलिए वह भोला दा से आग्रह करती है कि आप हमारे साथ चलिए और आप भी थोड़ा बात कर लीजिएगा, हो सकता है बात बन जाए।
और हमें रहने के लिए मकान मिल जाए। इस तरह से मैं उससे कहा, भोलादा तुम ही एक बार चल कर उनसे बात कर लो, मेरी तो कहने की हिम्मत नहीं होती। भोलादा बोला तो फिर चलो। उसने कहा चलो तो फिर चलो। मैं उसे लेकर चली आई। वह बाहर ही खड़ा रहा, मैं भीतर गई। वह तातुस के घर के बाहर खड़ा रहा, मैं भीतर गई। देखा तातुस अखबार पढ़ रहे हैं। मैंने देखा कि तातुस अखबार पढ़ रहे हैं और इस तरह से मुझे देखते हुए बोले, क्या बात है बेबी, रोज तुम ऐसी नहीं दिखती। वह देखते ही बोलते हैं कि क्या बात है बेबी, तुम रोज तो ऐसी दिखती नहीं, आज तुम्हारा मुंह इतना मुरझाया क्यों है, तुम्हारे मुंह पर इतनी उदासी क्यों है, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, ऐसा लग रहा है कि रात भर तुम सो नहीं पाई। यह बात जब वह कहते हैं तातु, तो बेबी हलदार कहती हैं मेरे साथ इस तरह से। मैंने उन्हें सारी बात बता दी, कैसे हम लोगों के घर बुलडोजर से तोड़ डाले गए और कैसे सारी रात मुझे बच्चों के साथ बाहर उसमें पड़े रहना पड़ा। मैंने उनसे कहा, मेरे साथ मेरी जान पहचान का एक आदमी आया है, आपसे बातें करना चाहता है, आपसे कुछ बात करना चाहता है। मेरी बात सुन तातुस फौरन बाहर गए। मेरी बात सुनते हैं तातुस और फौरन वो बाहर गए और भोलादा से बातें कर मेरे पास आए। और भोलादा से बात करके मेरे पास आए, बोले तो तुम रात को ही क्यों नहीं चली आई? जब ऐसी स्थिति थी तो रात में ही तुम्हें चले आना चाहिए था। बच्चों को लेकर रात भर बाहर क्यों रही? बच्चों को लेकर रात भर बाहर क्यों रही? तुम्हें रात ही में चले आना था। अदा खैर छोड़ो उन सब बातों को। अब बताओ कब आ रही हो? अब बताओ तुम कब आ रही हो? मैंने कहा, आप जब कहेंगे, आप जब कहेंगे। तातुस बोले, अभी आ सकोगी? अभी आ सकोगी क्या? मैं राजी हो गई और घर जा एक रिक्शे में अपना सामान लाद बच्चों के साथ आ गई। मैं राजी हो गई, घर गई, रिक्शा तय की, अपने पूरे सामान को लादी और बच्चों के साथ तातुस के घर आ गई। और इस तरह से रास्ते में सोच रही थी, तातुस तो एक ही बार में कहने पर तैयार हो गए, आप अब आगे पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा। तातुस ने छत पर एक कमरा मेरे लिए खाली कर दिया। छत वाले फ्लोर पर उन्होंने कमरा मेरे लिए खाली कर दिया। उस कमरे में अपना सारा सामान जमा करके मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी। मैं खाना बनाने लगी, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। तातुस ने ऊपर आकर देखा, तभी तातुस ऊपर आ जाते हैं तो हंसते हुए बोले, हंसने लगते हैं और बोलते हैं, तुम आज खाना न बनाती तो चल जाता, खाना तुम आज नहीं बनाती तो आज चल जाता। क्यों? नीचे तो काफ़ी भोजन पड़ा हुआ है, नीचे काफ़ी ज़्यादा खाना बचा हुआ है, आज उसी खाने में से अपने बच्चों को खिला देना चाहिए था, आज तुम्हें खाना नहीं बनाना चाहिए था। मैंने कहा, तो क्या हुआ, रखा रहे, दादा लोग खाएंगे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, दादा लोग उसे खा लेंगे। तातुस बोले, रात को एक बार नीचे गरम गरम रोटी खिला सकोगी? अब तो तुम यहीं रहोगी तो इस तरह से अब रात को भी हम लोगों को गरम गरम रोटी खिला सकोगी? अभी तक दोनों समय रोटी बनाने वाला कोई नहीं था, अभी तक दोनों वक्त का रोटी बनाने वाला कोई नहीं था। तुम जो खाना बना जाती थी, यानी दिन को जो खाना बना के तुम चली जाती थी, उसी को रात में भी खाना पड़ता था, उसी को हम रात में भी खाते थे। अब तो तुम यहीं आ गई हो तो दोनों समय गरम गरम खाना खिला सकोगी, दोनों समय तो अब गरम गरम खाना खा सकेंगे। इसके बाद मैं खाना वाना और अन्य सभी काम अपनी मर्जी से करने लगी। तो बेबी हालदार कहती हैं, इसके बाद से मैं सभी काम अपनी मर्जी से करने लगी। उस घर में पहले भी मुझे कोई बताने वाला या दिशा निर्देश देने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। एक बार काम समझा देते थे लोग और अपने अपने काम में लग जाते थे और इस तरह से मैं अब खाना वाना अपने समय से लगी बनाने। उसके बाद से किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती, किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की शिकायत करने का मैं मौका नहीं देती।
तातुस मुझे काम करते देखते तो कभी कभी कहते, बेबी तुम इतना काम कैसे कर पाती हो, बेबी तुम इतना काम कैसे कर पाती हो, सारा दिन काम करती रहती हो, थोड़ा आकर मेरे पास बैठो, इतना काम कैसे कर लेती हो, थोड़ा आकर मेरे पास बैठो। तो पूछते बच्चों ने नाश्ता वास्ता किया कि नहीं, बच्चों ने नाश्ता वास्ता किया कि नहीं, तुमने कुछ खाया हुआ है, जाओ ऊपर जाकर बच्चों को खिलाओ, फिर अपना नाश्ता करना, आकर नाश्ता करना, जाओ जल्दी जाओ, इतना देर हो गई, कभी अभी तक उन्हें कुछ नहीं दिया। वह फिर कहते यहाँ से थोड़ा दूध ले जाकर उन्हें दे दो। यहाँ आने के बाद से मेरे बच्चे को रोज़ आधा लीटर दूध भी तातुस के माध्यम से मिलने लगे, जो मेरे बच्चे कभी नहीं पीते थे। तातुस ने एक दिन कहा, देखो बेबी, इस घर में पहले भी कई औरतें ने काम किया कर चुकी हैं, लेकिन तुम जैसी कोई लड़की अभी तक मुझे नहीं मिली। वह फिर बोले, देखो तुम यह कभी मत सोचना, तुम कभी मत सोचना कि तुम यहाँ बस काम कर पर लगी एक लड़की हो। देखो यह किसी का और का है, यह घर किसी और का है, इसे तुम अपना ही समझना, मेरी लड़की नहीं है, मैं तुम्हें अपनी लड़की जैसा मानता हूँ। तातुस कहते हैं तुम इस घर को अपना घर जैसा समझना और मेरी कोई लड़की नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी लड़की समान मानता हूँ। मैंने सोचा भला यह भी कोई कहने की बात है, मैंने महसूस किया अंदर मन से यह भी कोई कहने की बात है। यहाँ तो मैं जानती हूँ कि यहाँ आकर मैं कितनी सुखी हूँ, मैं तो यह पूर्ण रूप से अनुभव कर रही हूँ कि यहाँ आकर मैं कितनी खुशी हूँ। सभी हमेशा मेरा ख्याल रखते, तब कभी तबीयत खराब होती तातुस चिंता में पड़ जाते। बेबी हलदार कहते हैं कभी तबीयत हमारी खराब होती तातुस चिंता में पड़ जाते और मेरे कुछ काम स्वयं करने लगते मुझे ज़बरदस्ती पड़ोस के डॉक्टर पास भेज देते, मुझे ज़बरदस्ती पड़ोस के डॉक्टर के यहाँ दवा लेने के लिए भेज देते, और इस तरह से मैं जब वहाँ जाती अपनी जांच करा लेती, डॉक्टर के द्वारा दवा लिख दिया जाता। तातुस डॉक्टर की पर्ची को, दवा की पर्ची को लेकर सीधे मैं बाजार जाते और दवा मेरे ले आते। दवा ही नहीं लाते, दवा को कब किस समय पर देना है वह मुझे दवा समय पर उपलब्ध कराते। साथ ही साथ मेरे बच्चों की भी तबीयत खराब हो जाती थी, तो ऐसे स्थिति में तातुस बच्चों की भी दवा लाने के लिए वह बाजार जाते थे और हमेशा हमारे बच्चों में से लगाव रखते थे, और इस तरह से जो भी हमारी ज़रूरत की सामान थी वह भी हमें उपलब्ध कराते थे, जैसे तेल साबुन, खाना पीना, कपड़े उपड़े, कभी भी चीज़ का अभाव वे नहीं होने देते थे। और साथ ही साथ यह सोचते घरों में काम कर चुकी हूँ, मैं यह सोचती थी कि इतने घरों में मैं काम कर चुकी हूँ और घरों में लोग मुझे एक नौकरानी की हैसियत से देखते थे, किसी प्रकार की उनके अंदर संवेदनाएं नहीं थी मेरे प्रति या मेरे बच्चों के प्रति। तातुस कितने अच्छे हैं जो मेरे और मेरे बच्चों के प्रति कितनी इनके अंदर संवेदनाएं हैं, कितना अपार लगाव है। और यह भी कहती है कि यदि तातुस जैसा व्यक्ति यदि जीवन में दोबारा नहीं मिला या यहाँ का काम छूट गया तो ऐसा काम मुझे दोबारा नहीं मिला तो फिर कैसे होगा। तातुस जैसा व्यक्ति जो जीवन में एक मसीहा बन के आते हैं, और इस तरह से बेबी हलदार के जीवन की समझिए जो कठिनाइयाँ हैं वह अपने आप धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती हैं, जो बेबी हलदार कभी सपने भी सोच नहीं पाई थी कि एक ऐसा व्यक्ति भी मिलेगा जो काम के बदले में तो पैसे के साथ ही साथ एक अपने परिवार के सदस्य जैसा सम्मान भी देगा, और यहाँ तक कि वह अपनी बेटी जैसा उसे मानेंगे और उसे रखने का प्रयास
करेंगे। इस तरह की भावनाएं बेबी हलदार हमेशा सोचती रहती हैं और अपने सोच के माध्यम से वह तातुस के प्रति आभार व्यक्त करती है।